नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज फिर से एक बार चीमा जी का वीडियो लेकर आया हूं और इनके थंबनेल पे लिखा हुआ था, उसने मुझे बड़ा अट्रैक्ट किया कि बाइडेन सीक्स इंडियाज हेल्प, मोदीज हेल्प। तो चलिए देखते हैं। तारा ऑन डोवल इन रशिया, यूएसए फॉरेन पॉलिसी इन रिट्रीट, F-16 डील, इंडिया बाइडेन सीक्स मोदी हेल्प। चलिए भाई, क्या क्या बातें हो रही हैं, जरा इंटरेस्टिंग बातें होती हैं, फिर उनको काउंटर करने में भी मजा आता है, अपना व्यूज देने में भी मजा आता है। तार साहब, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा। एक तो इंडिया को जो है वो अमेरिका ने F-16 ऑफर कर दिए हैं। सुना है इंडिया कहता है हमें F-35 चाहिए। उधर तारड़ साहब, बाइडेन साहब की जो रिसेंटली कॉल थी मोदी साहब को, उसमें उन्होंने कहा था कि जाएं और रशिया से बात करें। अब इंडिया जो है वो ग्रेट पावर पॉलिटिक्स में एज ए, जिसे कहते हैं ना, पीस डिप्लोमेसी में रशिया और यूक्रेन के दरमियान जो मामला है उसको सॉल्व करते हुए नजर आ रहा है। पाकिस्तान में जो आग लगी हुई है वो ठंडी होने नहीं पा रही। अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो अफगानिस्तान के जो कौंसलेट जनरल हैं पिशावर में, उनसे मिल रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने लड़ाई कोई नहीं लड़नी। पुलिस कई जगह पे देखा गया है प्रोटेस्ट कर रही है। कैसे देखते हैं तारड़ साहब उधर पाकिस्तान की ये अफरा तफरी, पॉलिटिकल इकोनॉमी खराब होती जा रही है। दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ मामलात जो हैं वो ग्लोबली रेलिवेंट होते जा रहे हैं। हाउ डू यू सी दीज डेवलपमेंट्स? ये जरा पाकिस्तान के हवाले से बड़े कंसर्न्ड सिचुएशन है इस वक्त दुनिया में देखी जा रही है। चीमा साहब, देखें, आज हम जिन चीजों के ऊपर लबकुशाई करेंगे उनमें अल्टीमेटली जो सबसे ज्यादा है चीजें, वो तो पाकिस्तान खाकर तशवीशनाक है। मैं तो अब उस पर बात करते भी शर्म आती है, काफी अरसे से कोई अच्छी खबर आई नहीं है, कई सालों से। लेकिन दुनिया जिस तरफ जा रही है चीमा साहब, इसमें बल्कि मैं आज जिन चीजों पे बात करना चाहूंगा कि एक तो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है, दुर्गा पूजा, वो आ रहा है। उसके ऊपर बांग्लादेश किस तरह बिहेव कर रहा है, वहां पे हिंदुओं का जो इस दुर्गा पूजा पे क्या होगा। दूसरा, टोनी बिल्किन साहब जो कि मैं बता रहा हूं किस तरह का बिहेव कर रहे हैं। एक भी चीज भुलाई नहीं जाएगी बांग्लादेश के लोगों, बांग्लादेश के मुसलमानों खासतौर पर एक भी चीज भुलाई नहीं जाएगी, सब याद रखा जाएगा। यूनुस जो हैं, केयर टेकर जो भी कह लें आप उन्हें, उन्होंने कहा है कि भाई नमाज के दौरान दुर्गा पूजा के पंडालों में म्यूजिक न बजाया जाए, माइक डाउन कर दिया जाए, आवाज न निकाली जाए, ये न किया जाए, वो न किया जाए। आप समझ रहे हैं, ये कर रहा है बांग्लादेश, ये कर रहा है बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ। सोचिए, ये हो रहा है। स्क्रीनशॉट लगाया, ध्यान से पढ़िए इसका मतलब क्या है। और एक जरा इसका बस उलट सोच लीजिए कि अगर भारत में ऐसा दुर्गा पूजा के दौरान किया जाए कि भाई मस्जिदों से अजान की आवाज और बाकी चीजें ना आए पूजा के दौरान, सोचिए क्या हड़कंप मचेगा, दुनिया भर में रोना पीटना मच जाएगा। लेकिन इस पर ना राणा अयूब बोलेंगी, ना आरिफा खानम शेरवानी बोलेंगी, ना अभिसार शर्मा बोलेंगे, ना रवीश कुमार बोलेंगे, ना अजीत अंजुम बोलेंगे। कोई नहीं बोलने वाला, क्योंकि उनके मुताबिक तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है इसमें? कोई बात नहीं, जनता सब याद रखेगी, हिंदू भी सारे लोग याद रख रहे हैं चीजों को। और हम तो देखिए, वो कहते हैं ना कि कर्म का फल जरूर मिलता है, कर्म का फल मिलेगा। और बांग्लादेशियों को इतना जबर मिलेगा कर्म का फल, मिलना तो स्टार्ट भी हो गया है, इनफैक्ट मिलना स्टार्ट हो गया है। कटोरा, एक और कटोरा वाले देश जो है वो ऊपर आ गया है। मोहम्मद यूनुस कटोरा लेके घूम रहे हैं, भैया 1 बिलियन दे दो, 5 बिलियन दे दो, 4 बिलियन दे दो, बहुत प्रॉब्लम है, ये हो गया वो हो गया। ये स्क्रीनशॉट लगाया, पढ़ना। कटोरा चालू हो गया है। तो पूर्वी पाकिस्तान के लोगों, जैसा तुम्हारा पश्चिमी पाकिस्तान कटोरा उसका पीएम लेकर घूमता है भारत से दुश्मनी लेकर, वही कटोरा उसने टरका दिया है तुम्हारी तरफ। अब तुम भी घूमो कटोरे लेके, पूर्वी पाकिस्तान वालों, घूमो कटोरा लेके, बड़ा मजा आ रहा है। जो कि खुद अमेरिकन मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा हैं, बोइंग के बोर्ड पे रहे हैं, वो आज कईव में बैठे हैं। साथ यूके के फॉरेन सेक्रेटरी को साथ ले गए हैं। वो वहां पे क्या ऐलान कर रहे हैं। दूसरा, इसका भी जवाब दूं तारड़ साहब, मैं अपडेट देता हूं इसका। वो तो रात हो गई होगी अमेरिका में, तो अपडेट देता हूं। यूरोप में ब्लिंकन का नाम लेकर गालियां दी जा रही हैं। यूरोप में दो फाड़ होने लगा है मामला। पोलैंड के लोगों ने कहा है, पोलैंड के अधिकारी हैं, मैं आपको सुनवाता हूं, बोला है ब्लिंकन भागो यहां से, गेट आउट फ्रॉम यूरोप।
यकीन नहीं आ रहा ना? सुनिए। Blinken, go home. Go home as soon as possible. Get lost. Get lost. We don't want you here. We don't want Polish people paying and dying for your wars. Thank you very much. आया यकीन? सही बात है, आप एक दूसरे पर चीजें थोप रहे हैं और तुम अपनी लड़ाई, रशिया से तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम यूरोप को फंसाना चाहते हो, यूरोप के लोगों को मरवाना चाहते हो। अमेरिका में जाकर लड़ो और अमेरिकन को मरवाओ वहां पे जाकर। तो ये अब मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा है। अब यूरोप से ही अमेरिका के खिलाफ आवाजें उठने लगी और कितनी कड़ी भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आप समझिए। ब्लिंकन को कहते हैं गेट आउट। खेल होना शुरू हो गया है। रशिया जो है वो ओशन 2024 एक नेवल एक्सरसाइज जो बहुत लार्जर स्केल पर है, 5 सीज के अंदर वो करने की तैयारी कर रहा है। उसके बाद हमारे भारत के NSA अजीत डोभाल साहब, पुतिन साहब से मुलाकात उनकी हुई और फिर वहां से मोदी साहब के साथ बात करने की जो उन्होंने ब्रिक्स के अंदर किया, उसको भी कवर करेंगे। आप F-16 की बात कर रहे हैं भारत को देने की, उसको भी देखा जाएगा। तो उसमें चीमा साहब सबसे पहले जो शुरू करना, और पाकिस्तान के अंदर जिस तरह आपने कहा है, इदारे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। इसमें अगर देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। मुसलसल जो पिछले दिनों में तकारीर की गई हैं PTI के जलसे में, आज उस पे इमरान खान साहब ने यू टर्न लिया है। अगले दिन उन्होंने कहा था कि जो कुछ भी कहा है अली अमीन गंडापुर ने, मैं उसको एंडोर्स करता हूं और जो लोग माफिया मांग रहे हैं उनकी पार्टी में कोई गुंजाइश नहीं है। और आज उन्होंने उस पर यू टर्न ले लिया चौथे दिन ही, और साथ उन्होंने फरमा दिया है कि वो जोश खताबत में जो कुछ कहना था कह गए हैं। लेकिन इसमें खास साहब का कसूर नहीं है, कसूर वो है जो लौंडा लपाड़ा आवारा, जो अमीर घरों के आवारा बच्चे हैं, उनका कसूर है, जो उनको प्रमोट कर रहे हैं, उनका कसूर है। वो तो इनकी एज 71-72 साल है, 5-6 शादियां कर चुके हैं, 4-5 बच्चे हैं मुख्तलिफ औरतों से। कुछ को वो तस्लीम करते हैं, कुछ को नहीं करते। आज उनकी बहन ने भी एक जबरदस्त किस्म का ट्वीट किया है और नौज बिल्ला उनको हजरत मूसा के साथ उन्होंने कंपेयर कर दिया है। उन्होंने कहा फिरौन हमारे साथ ये कर रहा है, हजरत मूसा का रास्ता रोका जा रहा है। नौज बिल्ला, मैं क्या कहूं, लेकिन उनका कसूर नहीं है, पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है, मैकियावेली के ये पैरोकार हैं। लेकिन चीमा साहब, इसमें इस वक्त जो तशवीशनाक बात है, सबसे ज्यादा तशवीशनाक मैं बताना चाहूंगा कि टोनी बिल्किन साहब आज कीव में क्या कह रहे हैं। उन्होंने आज एक लफ्ज इस्तेमाल किया है कि हम कीव को अपना डिसीजन आगे फ्यूचर के अंदर लेने के लिए हम उनको फ्री हैंड देते हैं। उसका दर हकीकत जो इशारा था कि जो अमेरिका ने उनको असला दे रखा है, बिलखसूस मिसाइल दे रखे हैं, वो उनको डीप रशिया के अंदर इस्तेमाल करने के लिए उनको ग्रीन सिग्नल उन्होंने दिया। उनकी रेंज 300 किलोमीटर है, 250 मिलिट्री टारगेट जो है वो यूक्रेन हिट कर सकता है रशिया के अंदर। और पुतिन साहब इससे पहले ये कह चुके हैं कि दैट विल बी अ रेड लाइन। तो आज वो रेड लाइन क्रॉस कर जो है टोनी बिल्किन साहब ने, साथ एक तो खुद थका एक कंट्री अमेरिका क्या है, थका हारा कंट्री है जिसकी कोई फॉरेन पॉलिसी मौजूद नहीं है, इकॉनमी क्रिपलिंग है, साथ अपने एक छोटे भाई को ले गए हैं जो बैंकरप्ट हो चुके हैं ऑलमोस्ट। आपको पता है यूके की इकॉनमी यूरोप के अंदर सबसे नॉन परफॉर्मिंग इकॉनमी यूके की है। साथ उनके फॉरेन सेक्रेटरी को ले गए हैं, कहते हैं नैले पे दहला, दोनों जाके उन्होंने कह दिया कि जी आप अटैक करें। मुझे ये एक इलेक्शन स्टंट लग रहा है, क्योंकि जंगें चाहिए, अमेरिका को जंग चाहिए इलेक्शन जीतने के लिए डेमोक्रेट पार्टी को। जितनी जंगें हैं इस वक्त मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है वो अमेरिका को चला रहा है, टोनी बिल्किन उसका हिस्सा है। शायद उनको एक और जंग चाहिए, डायरेक्ट अमेरिका के ऊपर कोई इस तरह की जंग चाहिए जिससे वो पावर में रह सकें, डोनाल्ड ट्रंप का रास्ता रोक सकें। पहले डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला किया गया है, वो भी कामयाब नहीं हुआ। एक सदर जो है वो जिसको डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा ये कैसा सदर है जिसको कैंपेन से कुत्ते की तरह घसीट के निकाला गया है, ये अगले दिन उन्होंने अपनी डिबेट में कहा। तो हालात इतने कमजोर हैं डेमोक्रेट पार्टी के और अमेरिका के कि इजराइल इनकी बात नहीं सुनता। टोनी बिल्किन ने मिडिल ईस्ट का कोई ऐसा कंट्री नहीं छोड़ा जहां जाके उन्होंने मिन्नतें तरले नहीं किए।
कोई उनकी बात नहीं सुनता। उनके हालात ये हैं कि मोहम्मद बिन सलमान MBS उनको अपने ऑफिस के बाहर बिठा देते हैं 3-3 घंटे और उसके बाद कह देते हैं कल फिर आ जाना, और दूसरे दिन फिर चले जाते हैं। इन सर्कमस्टांसेस में जाके वो रशिया को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। और ओशन 2024 जो एक्सरसाइज, मैं अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी एक्सरसाइज जो रशिया करने के लिए जा रहा है, उस पे हमारे मोहतरम पेंटागन के स्पोक्स पर्सन टोनी किर्बी ने क्या फरमाया है, मैं वो भी उस पे हैरान। उन्होंने कहा है जी कि ये दो कंट्री ऐसे हैं जो एक्सरसाइज ये कर रहे हैं, इनका आपस में कोई पुराना रिलेशनशिप नहीं है और दोनों एक दूसरे के ऊपर इत्मीनान नहीं करते। उन्होंने बजाय ये बताने के कि हमारा फ्यूचर क्या है, अमेरिका की मिलिट्री स्ट्रेंथ कहाँ है, अमेरिका का अपना पेंटागन इस वक्त सीरियसली डिमोरलाइज्ड है, उसके बारे में उन्होंने कोई लबकुशाई नहीं की। उन्होंने सिर्फ चाइना और रशिया को कहा है कि ये दो कंट्री जो हैं, इनकी ये पहली एक्सरसाइज है और चाइना इज डूइंग एन इंटर्नशिप विद रशिया। उन्होंने आज तक किसी मेजर कॉन्फ्लिक्ट में हिस्सा नहीं लिया। तो उन्होंने कहा कि वी डोंट, अगर हकीकत अगर सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो जॉन किर्बी साहब ने फरमाया है कि वी डोंट केयर, आप कर भी कुछ नहीं सकते, आपका यही कहना बनता था, क्योंकि इस वक्त आप दुनिया में हर चीज, हर फ्रंट के ऊपर आप जंग हार रहे हैं। आपका यही कहना बनता था कि वी डोंट केयर, जितनी मर्जी एक्सरसाइज है वो कर लें। लेकिन दूसरी साइड पे उन्होंने कीव को ग्रीन सिग्नल दे के एक शरारत करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो शरारत कितनी सीरियस जाती है, क्योंकि यूक्रेन को मजीद पैसे चाहिए, और पैसे कौन दे रहा है? अमेरिका दे रहा है। अमेरिका का इंडस्ट्रियल मिलिट्री कॉम्प्लेक्स उनको दे रहा है। वो भी करप्ट हैं और ये भी करप्ट हैं, दोनों करप्ट भाईजान जो हैं। हमारा खून पसीना, मेरे जैसे मजदूर लोग जो अमेरिका में अपने खून पसीने की कमाई है उसको लुटता अपनी आंखों के साथ देख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अपनी डिबेट के दौरान फरमाया था कि 250 से 275 बिलियन डॉलर्स अमेरिका से यूक्रेन और फिर दुबई और दूसरे करप्ट कंट्रीज के अंदर ट्रांसफर हो चुका है। अच्छा देखिए, रशिया की तरफ से भी क्लियर कर दिया गया है। व्लादिमीर पुतिन ने साफ कहा है कि अगर नाटो या अमेरिका या नाटो देशों की दी गई लॉन्ग रेंज मिसाइलों का इस्तेमाल यूक्रेन रशिया में अटैक करने के लिए करता है, तो रशिया इसे अपने ऊपर अमेरिका का अटैक मानेगा, नाटो देशों का अटैक मानेगा, और फिर बदले में रशिया जो मन करेगा वो करेगा, रशिया छोड़ेगा नहीं। तो उसने साफ कह दिया है कि अगर आपने किया तो फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। फिर उसकी मिसाइलें अमेरिका में भी अंदर तक जाएंगी। ये अलमियात हैं, अब देखें इस पे क्या होता है। अब दूसरी तरफ जो एक नया चैप्टर बन रहा है, भारत लीनिंग टुवर्ड्स रशिया। अजीत डोवाल साहब का आज मॉस्को में जाना और फिर वहां से पुतिन साहब की स्टेटमेंट, मोदी साहब से मुलाकात की ख्वाहिश जाहिर करना, और ब्रिक्स की मीटिंग आने वाली है, वहां पे दोनों लीडरों की मुलाकात मुतवक्को है साइडलाइन। ये बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है। और दर हकीकत अजीत डोवाल अल्टीमेटली इज नॉट देयर जस्ट फॉर दिस थिंग, वहां अल्टीमेटली उनके कुछ और मकासद भी होंगे। ये भी बहुत हैरानकुन बात है, बड़ी सेंसिटिव मैटर है। एनएस अच्छा, ये भी बड़ी अजीब सी बात मैं कहूंगा कि नॉर्मली ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें पुतिन साहब जो हैं वो डोवाल साहब से मिल रहे हैं, नॉर्मली व्लादिमीर पुतिन स्टेट हेड से नीचे किसी से बहुत कम मिलते हैं। बहुत रेयर चांसेस हैं कि वो स्टेट हेड से नीचे किसी से मिले। इट मींस कि अजित डोवाल नहीं गए थे, वो पीएम मोदी के दूत बनकर गए थे, और अब पुतिन ने यह समझा कि सीधे पीएम मोदी उनसे बात कर रहे हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि नॉर्मली पुतिन साहब स्टेट हेड से यानी कि पीएम से, प्रेसिडेंट से नीचे बहुत कम मिलते हैं, ऐसे 1-to-1। डेलीगेशन में मिल रही है वो अलग बात है, 1-to-1। लेकिन अजित डोवाल साहब से 1-to-1 मुलाकात हुई है उनकी, 1-to-1। और पहली बार शायद कुछ हिस्से उनके ब्रॉडकास्ट किए गए, दिखाया गया, दुनिया के लिए संदेश दिया गया कि देखिए पीएम मोदी का संदेश क्या है पुतिन के लिए, और पुतिन का संदेश मोदी के लिए क्या है, वो हिस्से चलाए गए। कई लोग ट्विटर पर ऐतराज कर रहे थे कि नहीं ये नहीं चलाना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है वो किसी सोची समझी रणनीति के तहत किया गया है, कूटनीति के तहत किया गया है। सोचिए, ये छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा गेम चल रहा है। और पाकिस्तान तो कहीं नहीं है सर, पाकिस्तान तो है ही नहीं कहीं। एनएसए कभी जिस कंट्री का जाके किसी हेड ऑफ स्टेट को मिलता है, उसके दर हकीकत पीछे बहुत बड़े अवामिल मौजूद होते हैं। इससे आगे बढ़ते हैं चीमा साहब। जिस तरह मैंने आपको बताया है कि इस वक्त बांग्लादेश के हालात मजीद खराब से खराब तरीन होते जा रहे हैं।
बंगाली जो ट्रेडिशन है उसके मुताबिक दुर्गा पूजा एक बहुत बड़ा हिंदू फेस्टिवल है जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के अंदर जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। उसके ऊपर इन्होंने रिस्ट्रिक्शंस कुछ दी हैं कि नमाज के टाइम पूजा का जो है वो प्रोसेस रोक दिया जाए, और ये नई नहीं है, आज इसको मीडिया ज्यादा उठा रहा है। हसीना वाजिद के दौर के अंदर भी ये पाबंदियां मौजूद थी। दूसरी सबसे बड़ी जो बात एक सिग्निफिकेंट है, वहां पे इस फेस्टिवल के ऊपर वेस्ट बंगाल में और बांग्लादेश में एक फिश को पकाया जाता है अपने कुजीन बंगाली कुजीन में, जिसको पद्मा हिल्सा कहा जाता है। बांग्लादेश ने उसके ऊपर उसकी एक्सपोर्ट भारत में वेस्ट बंगाल में करने पे पाबंदी लगा। दूसरा एक वहां पे एक वार ट्रिब्यूनल है, उसने हसीना वाजिद का, उन्होंने कहा कि हसीना वाजिद को बांग्लादेश के हवाले किया जाए। मजीद दिन ब दिन उनके ऊपर केसेस बढ़ रहे हैं, 63 से ज्यादा मर्डर चार्जेस हैं इसके ऊपर। जो वार ट्रिब्यूनल है ये भी हसीना वाजिद के दौर में बनाया गया था और अपने जो पॉलिटिकल अपोनेंट से को इंतकाम का निशाना बनाया जाता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि ये चीजें फिर गले पड़ जाती हैं, ये हाथों से लगाई गिरें फिर जो है वो दांतों से खोलनी पड़ती है। जिस तरह चलिए दोस्तों, इतनी बात अपने काम के लायक थी, बाकी बातें तो बहुत बड़ी लंबी बात नहीं, इतनी बातें करने बैठेंगे तो पता नहीं कितने घंटे बीत जाएंगे। लेकिन देखिए बांग्लादेश में जो हो रहा है ना, बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के साथ जो किया जा रहा है, हिंदू बच्चियों के साथ जो हो रहा है, हिंदू औरतों के साथ हो रहा है, हिंदू मर्दों के साथ हो रहा है, उनकी प्रॉपर्टीज लूटी जा रही हैं, मारा जा रहा है, ये सब दुनिया देख रही है। और भारत के जो सो कॉल्ड सेकुलर पत्रकार थे, कोई नहीं बोलेगा उस पर, कोई नहीं बोल रहा, कोई भी नहीं बोल रहा। खुद बांग्लादेश की मीडिया सारे डेटा दे रही है कि कब कब कितने हमले हुए, हिंदुओं को कितना मारा गया, कहां कहां हमले हुए। लेकिन भारत की मीडिया जो उधर वाली है, उस टाइप वाली जो डिफेंड कर रही है, वो करेगी नहीं कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो, नॉर्मल है। तो देखिए दुनिया भी देख रही है और ह्यूमन राइट्स कमीशन भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहा है, और बांग्लादेश का बुरा वक्त शुरू हो चुका है। पूर्वी पाकिस्तान का बैड लक आ गया, गुड लक गया, और ये बैड लक उसको भी भिखारी बनाएगा पाकिस्तान की तरफ, ये कंफर्म है। बाकी बातें आपने सुनी ली हैं। और रही बात F-16 की, तो यार F-16 की जरूरत नहीं हमें। F-21 लॉकहीड मार्टिन ने, शायद लॉकहीड मार्टिन ने किया था ना, F-21 उसने ऑफर किया था, हमने मना कर दिया था। F-16 लेकर क्या करेंगे यार हम, क्यों ले F-16, नहीं चाहिए। और रही बात बाइडेन के भारत से हेल्प मांगने की, मोदी से हेल्प मांगने की, तो और मांगेंगे हेल्प। अमेरिका की जो स्थिति हो रही है, और अमेरिका जिस तरह से चालाकियां कर रहा है हमारे खिलाफ, इंजन ना देकर, अपाचे हेलीकॉप्टर की डिलीवरी होनी थी हमारी आर्मी के लिए, उसकी डिलीवरी में लेट किया है, इंजन की डिलीवरी में लेट करा, जिससे तेजस को प्रॉब्लम हो रही है, ये सब नोट किया जा रहा है, ये सब नोट डाउन हो रहे हैं, और इन सब का जवाब टाइम पर दिया जाएगा। और अमेरिका को समझ में आएगा कि उन्होंने क्या किया है। आपको क्या लग रहा है? अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। यह तस्वीर है भारत के विदेश मंत्री और चाइना के विदेश मंत्री की बैठक का, अभी बिल्कुल लेटेस्ट। ब्रिक्स की मीटिंग होने वाली है। भारत, रशिया और चाइना मिलकर चांद पर कुछ करेंगे। आपको क्या लग रहा है अमेरिका वालों, भारत, चाइना, रशिया क्या कर रहे हैं साथ मिलकर? और इसमें पाकिस्तान को मत घुसाइएगा, पाकिस्तान इस लीग में कहीं नहीं है भाई, बराबरी में बात होती है ना। तो चाइना, और मैं आपको पिछले कई महीनों से कह रहा हूं कि चाइना, रशिया और भारत मिलकर कुछ ना कुछ तो ऐसा कर रहे हैं जो क्रांतिकारी होने वाला है। और अभी जो बयान आया जयशंकर साहब का, वो भी बड़ा जबरदस्त था। जयशंकर साहब से पूछा कि ये ब्रिक्स क्या है, ये क्या चल रहा है? तो जयशंकर साहब ने कहा कि एक क्लब आपका है G7, उसमें आप हमें एंट्री नहीं देने देते, तो हमने अपना एक नया क्लब बना लिया, और उस क्लब में हम बाकियों को एंट्री दे रहे हैं। वहां पे कोई नो एंट्री का बोर्ड नहीं लगाया, उसमें हम दे रहे हैं एंट्री, जो उसके लायक होगा उसको एंट्री दी जाएगी। ये अमेरिका को सीधा सीधा जवाब है, टका सा, कि तुम्हारी गुटबाजी करने का वक्त जो है वो खत्म हो गया। आपके बराबर में एक और क्लब खड़ा हो रहा है, और आपसे बड़ा क्लब हो रहा है। ब्रिक्स कंट्रीज को आप देखेंगे ना, दुनिया के 70% वेल्थ पे हक है उनका, हक मतलब उनके पास है। 80% पॉपुलेशन, 70% उनके पास है, ब्रिक्स कंट्रीज के पास। ऑयल इनके पास है,
आप देखते चलो, बहुत कुछ है, ट्रेड रूट पर कब्जा है। तो याद रखिए, जिस दिन पाकिस्तान तो सोच भी नहीं पाएगा उस जगह पर पहुंचने के लिए, आ भी नहीं सकता, भारत, चाइना और रशिया, ये तीनों इतना बड़ा गेम करने वाले हैं कि अमेरिका और यूरोप गुजरे जमाने की बात हो जाएगी। बाकी आप क्या कहते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,